स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर। मेरे ख्याल से हमारी और आपकी राजनीतिक पत्रकारिता की उम्र लगभग समान ही है। हम लोग मुद्दतों से देश के राजनीतिक घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका तात्पर्य निरूपण करने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की उसे कोशिश करते हैं। पहले लिखते थे, अब लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। ये फ़र्क है, पहले बोलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन सोशल मीडिया ने और टीवी ने बोलने का मौका और मुहैया करा दिया है। लेकिन ऐसे हालात मैंने तो विनोद जी कभी देखे नहीं इस वक्त जो है। एक सरकार जो एक मजबूत नेता होने का दंभ भरती है, एक सरकार जो गठजोड़ सरकार होते हुए भी स्पष्ट बहुमत की सरकार की तरह चलाई जा रही है, एक सरकार जिसके पास इतना बड़ा आईटी सेल है, एक सरकार जो तरह-तरह के नैरेटिव चलाने और मास्टर स्ट्रोक मारने के लिए जानी जाती है। उस सरकार के हाथ किस कदर बंधे हुए हैं। संसद का ये सत्र का आज केवल 2 दिन रह गए हैं उसके अंदर। स्थिति ये है कि जी, उसने अपने जो विधायी कार्य हैं, वो भी पूरे नहीं कर पाए हैं। जो-जो उसने संकल्प किए थे, उनमें से कोई संकल्प नहीं पूरा हो पाया है। स्थिति ये है कि जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, उस प्रकार की गतिविधियाँ करते हुए ये लोग नज़र आते हैं। इसलिए मान लो झारखंड में छात्रों ने और युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया, तो उससे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है और राहुल गांधी ने खुल के उसका समर्थन भी कर दिया था। इसके बावजूद वो यहाँ पे पोस्टर लेके चलते हुए दिखाई दिए कि राहुल गांधी जवाब दें, वो झारखंड क्यों नहीं गए। ये एक तरह से डूबते को तिनके, और जो डूबता तिनके का सहारा लेने की कोशिश करता है, तो विफल हो जाता है, वो डूब ही जाता है। तिनके के सहारे से आप नई नदी को आप उफान से बच के नहीं निकल सकते। तो एक जन आंदोलन ने, आप देखिए ना, एक सरकार जिसकी जिसकी मजबूती के इसकी मजबूती एक एक मिथक का रूप ले चुकी थी तकरीबन। एक जन आंदोलन ने, और उस जन आंदोलन ने जिसने सरकार को अपने सामने झुकने से इनकार कर दिया, ये हालत हो गई है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें और क्या ना करें। दाईं तरफ जाएं कि बाईं तरफ जाएं, सीधे जाएं कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। अपनी जगह ठिठके खड़े हुए हैं, कदमताल कर रहे हैं। इनके बड़े-बड़े जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते थे, वो बड़े-बड़े चुपचाप बैठे हुए हैं। वो राजनीतिक परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनका आकलन क्या है। विरोध जी, आप इस परिस्थिति कैसे देखते हैं? क्या एक आंदोलन इतनी तथाकथित मजबूत सरकार की ऐसी हालत कर सकता है? देखिए अभय जी, ये पूरा संसद का जो मानसून सत्र रहा और जब हम ये बात कर रहे हैं तब सत्र में सिर्फ 2 दिन शेष हैं हुँ, और इन 2 दिनों में बहुत कुछ हो पाएगा इसकी उम्मीद बहुत कम दिखती है, हुँ, मतलब नहीं दिखती, बिल्कुल ना के बराबर है। और जिस तरह जब सत्र शुरू हुआ था तो बहुत सारा बड़ा एजेंडा लेकर के मीडिया में हर जगह चर्चा थी कि साहब इस सत्र में सरकार ऐसा बड़े बड़े काम करने जा रही है जिससे जो है देश का बिल्कुल काया पलट हो जाएगा, एक ऐतिहासिक काम हो जाएंगे। जिसमें एक था डिलिमिटेशन बिल, जो महिला आरक्षण के साथ जिसको क्लब किया गया है, वो जो पिछले सत्र में गिर गया था, इस बार वो पास हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जिस तरह 20 सांसद जो है सीधे टूट करके एनसीपीआई नाम की एक गुमनाम किस्म की पार्टी में गए और उसके बाद वो एनडीए में शामिल हो गए। डीएमके और कांग्रेस के संबंध विच्छेद हो गए तो डीएमके का भी रवैया कुछ 50-50 टाइप हो गया कि वो भी गुणदोष के आधार पर बिल का समर्थन कर देगी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूट के शिंदे गुट में शामिल हो गए शिवसेना में, तो ये भी था, वो भी एनडीए की स्ट्रेंथ बढ़ गई। और खबर ये भी थी कि डीएमके को भी बनाने की कोशिश हो रही है और इस तरह सरकार अपना 2/3 का आंकड़ा जुटा लेगी और ये बिल पास करा ली जाएगी। एक एक देश एक चुनाव वाला बिल भी हुँ, इसी सत्र में आने की बात थी कि उसको भी पास करा लिया जाएगा। इसके अलावा एफसीआरए का जो कानून, उसमें बड़ा संशोधन है, तमाम सारी तरह के प्रावधान उसमें लाए गए हैं, उसको पास कराने की बात थी। वंदे मातरम विधेयक जो है वो लाए पास कराने की बात थी। ये सब चीजें हुई तो ऐसा लग रहा था कि ये सत्र पूरी तरह से सरकार के खाते में जाएगा, सरकार इस पे बिल्कुल हावी रहेगी। और विपक्ष, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव की हार के बाद बहुत ज्यादा उसका मनोबल टूट गया था, तो विपक्ष एक तरह से रक्षात्मक मुद्रा में हो जाएगा। लेकिन अचानक घटनाएं ऐसा मोड़ लेती है भाई जी कि जो छात्रों का आंदोलन, जो कांग्रेस जनता पार्टी आगे जनता मंच पर बैठ जाती है और उसके बाद जो छात्रों का आंदोलन बढ़ता है और सोनम वांगचुक का अनशन और फिर 20 जुलाई को संसद मार्च, और संसद मार्च में पुलिस का बल प्रयोग, लाठीचार्ज और पैलेट गन का प्रयोग और ये सारी चीजें जो सामने आती हैं, और उसके बाद विपक्ष जिस तरह संसद के अंदर लामबंद होता है,
जिस तरह राहुल गांधी पूरी कमान संभाल लेते हैं विपक्ष की, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे देते हैं और पूरा विपक्ष, संसद में विपक्ष और सड़क पर छात्र दोनों मिलकर सरकार की ऐसी घेराबंदी करते हैं कि न सिर्फ सरकार के एक बड़े मंत्री का, जो बड़े ताकतवर मंत्री माने जाते थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होता है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाता है विपक्ष और एक तो उनसे जो है जवाब की मांग करता है और वो आते नहीं संसद में, ना प्रधानमंत्री जी आते हैं और कुल मिला के पूरा संसद सत्र जो है इसी उसमें जो है लगभग पूरा संसद सत्र हो जाता है। सरकार, जैसे आपने तिनके का सहारा का कहा, तो वो तिनके के रूप में ये कहा जा सकता है, सरकार ये कह सकती है साहब हमने वंदे मातरम वाला विधेयक पास करा लिया, उसको कानून बनवा दिया, हमने जो है सरकार जो है एक वो ले आई, क्या कहते हैं, शिक्षा नकल को रोकने के लिए जो 2024 का कानून था उसको संशोधन करके और कड़ा बना दिया, उसमें विपक्ष ने भी सहयोग दिया क्योंकि कोई विपक्ष भी नहीं चाहता था कि वो उस कानून के विरोध में खड़ा दिखाई पड़े। तो ये दो बड़ी उपलब्धियां सरकार कह सकती है। कहने के लिए सरकार ने 9 छोटे बड़े कानून पास कराए हैं, आयकर टैक्सेशन वाला कानून है, यूपीआई बिल वाला भी है, लेकिन जो बड़े बड़े कानून थे, एजेंडा था, जिनसे सरकार की छवि में भी इजाफा होना था और जिनको गेम चेंजर माना जा रहा था, वो अटक गए। तो कुल और जिस तरह संसद के भीतर, देखिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो कई बार संसद में नहीं भी आते थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का जो रिकॉर्ड अगर आप देखें तो संसद में चर्चा में भाग लेते थे, विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी देते रहे हैं, पूरे तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखते रहे और बहुत मजबूती के साथ वो हमलावर होते रहे। लेकिन इस सत्र में जब उनकी घेरेबंदी हुई दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर के और जो पुलिस कार्रवाई हुई उसको लेकर के, तो उसके बाद से वो भी सदन में नहीं आए और उनका सदन में ना आना, इससे विपक्ष का हौसला और बढ़ गया कि अब इसका मतलब जो है सरकार बहुत ही बचाव की मुद्रा में है, रक्षात्मक मुद्रा में है। और कुल मिलाकर के इस पूरी मुहिम की चंदा चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, तो पेपर लीक, चंदा चोरी, गृह मंत्री का जवाब, उनसे बयान चाहिए, ये सारे मुद्दे ऐसे मुद्दे हो गए जिनको लेके विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर रहा। और अब तो स्थिति आ गई अभय जी कि सदन जब सत्रावसान होने में मात्र 3 दिन बचे थे, तो विपक्ष तो प्रदर्शन कर ही रहा था पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर के, सरकार पूरी सरकार आ गई, सत्ता पक्ष के सारे सांसद परिसर में आकर के बिल्कुल समानांतर वो प्रदर्शन लेकर के राहुल गांधी जवाब दें, भागो मत, ऐसा लगा कि केंद्र में सरकार बदल गई है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो गए हैं और विपक्ष जो है बीजेपी विपक्ष में आ गई है। मेरे मतलब 42 साल से मैं भी हूँ जर्नलिज्म में और पार्लियामेंट भी कवर करते करते लंबा समय हुआ है, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी सत्ता पक्ष के लोग इस तरह पूरा लामबंद होकर के और पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर के नेता विपक्ष से जवाब मांगने के लिए संसद परिसर में जुलूस निकाल रहे हो। ये तो हुआ है कि संसद के भीतर कई बार सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में नोकझोंक हुई है और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सदन को बाधित किया है। ये भी हुआ है कि कुछ सांसद सत्ता पक्ष अपनी मांगों को लेकर के संसद के अंदर कभी कोई प्ले कार्ड भी लेके आ गए हैं। लेकिन इस तरह से पूरा सत्ता पक्ष समानांतर रूप से निकल के आएगा। एक चैनल पर चर्चा के दौरान मैंने ये बात कही कि साहब विपक्ष का दबाव देखिए कितना बढ़ गया कि सत्ता पक्ष को भी प्ले कार्ड लेके आना पड़ा। तो एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि ये तो विपक्ष ने मजबूर कर दिया उनको आने के लिए, मतलब उन्होंने नकारात्मक स्वर में कहा विपक्ष जिम्मेदार है इसके लिए। हमने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, विपक्ष ने मजबूर कर दिया, इतना दबाव बढ़ा दिया कि सत्ता पक्ष को आना पड़ा। इसमें कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है, किसी को भी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो प्ले कार्ड लेके अपनी बात कहने का अधिकार है। तो वैसे, लेकिन परंपरागत रूप से और आम तौर पर सत्ता पक्ष तो जवाब देने के लिए होता है, सवाल पूछने के लिए नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ तो नई परंपरा होगी कि सत्ता पक्ष भी समानांतर रूप से प्रदर्शन करने आ गया। तो ये घटनाएं बताती हैं कि ये सब पूरा, इसमें विपक्ष पूरी तरह से हावी रहा है सरकार पर। सड़क पर छात्रों का आंदोलन, उसने दबाव बनाया और संसद के भीतर विपक्ष ने दबाव बनाया। अच्छा, एक एक इसका एक पक्ष ये भी है, इधर जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही झारखंड में आंदोलन शुरू हो गया। जी, पहले से चल रहा था, मेरे ख्याल 17-18 दिन हो गए झारखंड में आंदोलन होते होते। वो झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा को हरा के सरकार बनी है, कांग्रेस भी उसके अंदर एक पार्टनर है, कांग्रेस छोटी पार्टनर है। इससे एक बात तो होती है कि जो एक नई सामाजिक राजनीतिक शक्ति पैदा हुई है, जिसको हम लोग जेन जी कहते हैं,
ये जेन ज़ी किसी भी दल के प्रति निष्ठावान नहीं है, जी, किसी विचारधारा के प्रति निष्ठावान नहीं है। जी, उसको वो हर हर मोर्चे पर आक्रमण करने के लिए तैयार है, सामने कोई भी खड़ा हो। जी, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को कैसे समझा जाए? चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, अधिकतम प्रांतों में भाजपा की सरकार है, तो ज्यादातर आंदोलन जो है वो बीजेपी के खिलाफ होंगे, ये बात सही है। लेकिन जेन ज़ी के आक्रोश से, जो कि आक्रोश देश की जो बुरी हालत है उसके हिसाब से हर मुद्दे पर उनका आक्रोश सही है, उस आक्रोश को इस तरह लोकतांत्रिक रूप से प्रकट होना ही चाहिए। ये प्रकट अभी तक नहीं हो रहा था। यही हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमी थी, और इस कमी को जेन ज़ी के उभार ने और जेन ज़ी की आक्रामकता ने, जेन ज़ी की जिद ने, जो बहुत लोकतांत्रिक जिद है एक तरह से है, उस जिद जी। ने उस कमी को पूरा किया है। तो इस परिस्थिति को हम लोग पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रख के कैसे उसकी व्याख्या करें? जरूर। देखिए अभय जी, सबसे पहले तो मैं जेन जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि वो चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे झारखंड रांची का जो है जयपाल सिंह स्टेडियम हो, जेन जी ने नौजवानों के, छात्रों के, युवाओं के मुद्दों को विमर्श में ला करके, जो इस देश में पिछले कई कुछ वर्षों से, लगभग 1.5 दशक से, आप मान सकते हैं एक विभाजनकारी राजनीति जो हो रही थी, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी, जो जाति ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी, उसको उन्होंने पीछे धकेला है। और जो नौकरी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, परीक्षा प्रणाली में सुधार का मुद्दा, शिक्षा में सुधार का मुद्दा, उसको लेकर के विमर्श में वो आगे लेकर के आए हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है जेन जी की, युवाओं की, और इसके लिए हम सबको, आपको भी और मुझे भी मिल करके इन सबको साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक विमर्श बदला है। ये बात है, और ये हमने दोनों जगह देखा। और सबसे बड़ी बात ये है, जो विचारधारा की जहां तक बात है, उनकी निश्चित रूप से अलग अलग किस्म के बच्चे हैं उसमें, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के हैं, क्षेत्रों के हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं। उनकी कोई मुकम्मल वैसी विचारधारा नहीं है कि वो आरएसएस की विचारधारा के हो, या कांग्रेस की विचारधारा के हो, या कम्युनिस्ट विचारधारा के हो, सोशलिस्ट विचारधारा के हो। ऐसा कोई फिक्स विचारधारा नहीं है। लेकिन उनकी एक विचारधारा जरूर है जो कॉमन है, कि भाई देश में जो इस समय चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसको बदलना चाहिए। इसको, ये एक समान विचार उनके मन में है, और इसके लिए वो बिना किसी जाति सांप्रदायिक भेदभाव के, ध्रुवीकरण के चीजों को बदलना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और अभी हाल में जो कांग्रेस जनता पार्टी है, जो इसको आप मान सकते हैं कि जेन जी की एक अभिव्यक्ति है, एक अभिव्यक्ति का मंच है, राष्ट्रीय स्तर पर बन गया है। उनके जो प्रवक्ता और उनके जो नेता है आशुतोष रैंका, उनसे जब मैंने बात की थी, तो उन्होंने जिस तरह जवाहरलाल नेहरू को कोट किया, जवाहरलाल नेहरू के योगदान को जिस तरह रेखांकित किया, बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को रेखांकित किया, महात्मा गांधी के योगदान को रेखांकित किया, तो उससे लगता है कि इनकी बच्चों की विचारधारा कम से कम प्रगतिशील है, और सामाजिक सद्भाव सौहार्द बनाए रखते हुए परिवर्तनकारी विचारधारा है। तो ये अच्छी बात है। तो एक तो ये है। अब रही बात इसको कैसे, ये बात उन्होंने भी कही है कि साहब हमें तो चाह सरकार जिसकी होगी उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां हमारी लड़ाई बीजेपी से होगी, तो सरकार ही जिम्मेदार है फैसलों के लिए। और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां उनसे हमारी लड़ाई होगी, क्योंकि वो जिम्मेदार है फैसलों के लिए, और ठीक भी है। तो ये उस तरह से। और दिलचस्प बात एक और भी है अभय जी, ये वैसा राजनीतिक मंच भी नहीं है जैसे कि किसान आ जाते हैं कि खबरदार कोई राजनेता हमारे मंच पे ना आए। वो कहते हैं कि साहब हम अपना रिफॉर्म का एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं, हम अपना एक घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, जिसमें तमाम सारे मुद्दे होंगे, उनको लेकर हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी अप्रोच करेंगे, और उनसे कहेंगे कि वो अपने कार्यक्रम में इन मुद्दों को शामिल करें, और जो शामिल करेगा वो हमारे मंच पर आकर आ सकता है, अपनी बात कह सकता है। तो एक तरह से वो वैसा नहीं है कि राजनीति से उनको एकदम से अछूत मानते हो राजनीति को। वो राजनीति में एक दिशा को लेके बढ़ना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो तथाकथित गैर राजनीतिक आंदोलन होते हैं, वो कई बार उसमें घुसपैठ भी हो जाती है, और उनकी कोई दिशा नहीं होती। इसीलिए किसानों के आंदोलन ने भले सरकार को झुका दिया 18-20 महीने बाद, लेकिन आज तक उनकी मांगे, उनके मुद्दे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, वो खाली वो कानून वापस हो गए बस। तो मेरा मानना है इस मामले में युवा पीढ़ी जो है, क्योंकि मैंने एक सवाल किया था उनसे,
मैंने पूछा था, मैंने कहा चुनाव आएंगे तो आप किसका समर्थन करेंगे भाई, एक पोजीशन लेनी पड़ेगी आपको उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि विनोद जी आपका प्रश्न सही है, लेकिन हम अपना जो एजेंडा बना रहे हैं, जो युवाओं का एजेंडा है, उन्होंने कहा ये हमारा पर्सनल एजेंडा भी नहीं, वो युवाओं का एजेंडा है, नौजवानों का है, उससे जो दल उससे सहमत होंगे, हम उनके हिसाब से अपना फैसला लेंगे। तो ठीक बात है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो मुझे लगता है तो ये है। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश है। राजनीति, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी स्टूडेंट विंग है, छात्र शाखा है, अपनी युवा शाखा है, अपनी महिला शाखा है, उनके अपने तमाम जन संगठन है। वो बिल्कुल पिछले कई वर्षों से जहां जहां पार्टियां सरकार में होती हैं, वहां वो जन संगठन बिल्कुल डिफंक्ट हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं करते। अगर विपक्ष की, अगर दूसरे दल की सरकार है, तब तो वो सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर सरकार उनके दल की है, तो वो बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं और उनको लगता है सब पा लिया। यहाँ ये जो जनजी के जो अभिव्यक्ति है, वो उन संगठनों को भी मजबूर करेगी कि वो भी जनता के मुद्दों पर सक्रिय हो। अब जैसे दिल्ली के जंतर मंतर के धरने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिरकत नहीं की, लेकिन आखिर में आते आते उनके भीतर भी बेचैनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो पिछड़ते जा रहे थे। इसी तरह झारखंड में जब राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, तो वहां की जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस है, उनको भी लगा कि भाई हमारा नेता है, तो वो भी उनके समर्थन में, छात्रों के समर्थन में खड़े होते हैं। तो मजबूरी ये हो जाएगी उनकी भी कि युवाओं के मुद्दों को अनदेखा न करे। तो राजनीतिक पार्टियों के लिए संदेश है कि वो अपने युवा संगठनों को, अपने छात्र संगठनों को युवाओं के साथ जोड़े और उनकी भावना को समझे और उनके मुद्दों पर निष्क्रिय न होकर सक्रिय हस्तक्षेप करें। अच्छा, एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 12.5 साल से हिंदुत्ववादी विचारधारा का एक घटाटोप सारे देश में बांधा जा रहा है, जी, हर तरह से। हर तरह से सनातन सनातन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सावरकर हो रहा है, कहीं सनातन हो रहा है, कहीं हिंदू आस्था वगैरह वगैरह। जैसे आज योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि जो आस्था नहीं, जो आस्था से, जो जिसके पास आस्था होगी वही विकास लाएगा, मतलब हिंदुत्व और विकास को जोड़ा जा रहा है वगैरह वगैरह। ये सब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें सांप्रदायिक पहलू बहुत जबरदस्त हैं। आस्था का मतलब ही है मुसलमानों के प्रति घृणा, मतलब ये भी है। लेकिन ये जो जेनजी वाला मामला, जेनजी वाला जो पूरा बड़ा तबका उभरा है, जो एक मोटे मोटे आंकड़े के मुताबिक देश में 29-30% है, इस आंदोलन से ये पता चला है हमें, और हमारी गलतफहमियां दूर हुई हैं। मैं तो अपने बारे में कह रहा हूं, हमारी गलतफहमियां दूर हुई हैं कि ये लोग इस हिंदुत्ववादी विचारधारात्मक घटाटोप से बिल्कुल दूर हैं और छू भी नहीं गई है विचारधारा इनको। यानी ये सब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है कि वो दिन रात काम करती है और हर जगह विचारधारा का इंजेक्शन लगाती हुई घूम रही है, इसने इसको भी अपनी शाखा में बुला लिया है, उसको भी बुला लिया है, हर व्यक्ति ध्वज प्रणाम करने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति संघ से जुड़ने के लिए तैयार है। जो नहीं था संघ से जुड़ने के लिए वो भी कोशिश कर रहा है कि संघ से जुड़ के कुछ फायदे ले ले या कुछ और कर ले। मतलब जो है ये सब जो सीन दिखाई पड़ रहा था, जो मीडिया द्वारा गढ़ा गया दृश्य था, राजनीतिक विमर्श, झूठे राजनीतिक, वो बिल्कुल झूठा साबित हुआ। यानी देश की 30% 18 से 30 साल के बीच की आबादी, उसको हिंदुत्व की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। वो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की हस्ती के बारे में कोई विचार नहीं करती, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे वो डॉक्टर हेडगेवार से कोई मतलब नहीं है, उसको सावरकर से कोई मतलब नहीं है, उसको सनातन सनातन ये सब जो योगी आदित्यनाथ वगैरह सब लोग जो बड़बड़ाते रहते हैं, दिन रात सपने में भी सनातन सनातन करते हैं, इन सब चीजों से उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो उनकी सोनम वांगचुक की पत्नी थी, ये कुछ सनातन सनातन करती, उन्होंने आंदोलन में सनातन सनातन किया, उनके अलावा कोई नहीं बोला। तो ये जो यानी ये भी एक तरह का झूठा नैरेटिव था कि हमने, इस विचारधारा ने पूरे देश को जो है ना वो अपने आगोश में ले लिया है। और युवा जो है वो चूंकि भाजपा को वोट देते हैं तो वो भी सब सनातनी हो गए, वो भी सब हिंदुत्ववादी हो गए, वो भी सब भगवा हो गए, विमर्श का भी भगवाकरण हो गया है, युवाओं का भी भगवाकरण हो गया है, स्त्रियों का भी भगवाकरण हो गया है। ये सब जो छवि प्रोजेक्ट की जा रही थी, और काफी हद तक हम लोगों ने भी इस बात को मानना शुरू कर दिया था, वो इस आंदोलन ने इसको खंडित कर दिया। विरोध जी। अबा जी देखिए, ये जो सनातन हिंदुत्व और हिंदुत्व वाला राष्ट्रवाद, ये मुस्लिम घृणा,
ये सब के जो नैरेटिव थे, इसकी चूलें दरकनी शुरू हो गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब राम मंदिर का लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री जी ने और बड़ा भव्य आयोजन हुआ था, तो हम सबको भी लग रहा था कि अब इसके अलावा और कोई लहर, कोई धारा नहीं चलेगी। और हम सब, आप याद है, चैनलों पे जाते थे, डिबेट करते थे, और ये माना गया था कि 325 प्लस सीटें तो बीजेपी की कहीं कहीं नहीं है, और एनडीए तो 400 पार है ही। लेकिन भीतर ही भीतर जो चल रहा था वो नतीजों में दिखाई पड़ा। इस राहुल गांधी पर, राहुल गांधी का संविधान वाला मामला जो है वो भारी पड़ गया उत्तर प्रदेश में मंदिर वाले मुद्दे पर। तो मतलब इसकी दरकना जो नींव थी वो तभी शुरू हो गई थी। छात्रों के आंदोलन ने, जेनजी के आंदोलन ने इसको बिल्कुल सतह पर ला दिया कि ये सब फौरी तौर पर इस तरह के नैरेटिव चलते हैं कुछ समय के लिए, ये भावनात्मक रूप से, लेकिन एक समय के बाद जो असली मुद्दे हैं उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और वो असली मुद्दे किसी सांप्रदायिक या जातीय भावना की शायद नहीं, वो सीधे सीधे आम जनता के मुद्दे होते हैं। अगर बेरोजगारी का मुद्दा है तो खाली वो हिंदुओं का मुद्दा नहीं है, खाली मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, वो खाली सवर्णों और का मुद्दा नहीं है, खाली वो पिछड़ों का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज का मुद्दा है। अगर परीक्षा में नकल हो रही है तो सब प्रभावित हो रहे हैं, अगर पेपर लीक हो रहा है तो सब प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जो है धीरे धीरे ओवर शेडो कर देते हैं सनातन और हिंदुत्व और सांप्रदायिकता, इस सारे मुद्दों को, क्योंकि उनमें आपको क्या मिलता है, एक भावनात्मक संतुष्टि तो मिलती है, बाकी आपकी समस्याएं तो हल नहीं होती। अब कहने के लिए एक पत्रकार, एक चैनल पे मैं डिस्कशन में था, हम लोगों के मित्र ही हैं, थोड़ा दक्षिणपंथी रुझान वाले हैं, उन्होंने कहा कि आप जेनजी को बोट क्लब या जंतर मंतर पे तो देख रहे हैं, लेकिन जो जेनजी कांवड़ यात्रा लेके निकल रहा है उसको आप नहीं देख रहे हैं, वो भी तो जेनजी है। तो हमने कहा भाई ठीक है, वो भी जेनजी, उसमें भी 17-18 साल, 19 साल, 20 साल के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, ठीक है, वो उनकी आस्था का प्रश्न। लेकिन क्या वो जेनजी जो है उसको नौकरी नहीं चाहिए क्या? क्या उसको बेहतर जिंदगी नहीं चाहिए क्या? क्या उसको शिक्षा नहीं चाहिए क्या? ठीक है, वो आज एक महीने के लिए वो हिंदुत्व में आ गया आपके भगवा रंग में, लेकिन इस एक महीने के बाद तो जिंदगी है उसकी। तो कुल मिला के जब यथार्थ के धरातल पर मुकाबला होता है तो फिर ये सारी चीजें चली जाती हैं। और इसीलिए छात्रों के आंदोलन में आपको जो नैरेटिव मिला, आपने देखा वो कहीं भी उसमें जो है कोई सांप्रदायिक नारा नहीं लगा, कोई सांप्रदायिक स्लोगन, नैरेटिव कुछ नहीं, सारी चीजें मुद्दों से जुड़ी हुई थी। और एक चीज और बताऊं भाई जी, दुनिया में सोवियत संघ जब था तो कभी कल्पना की थी आपने हमने कि सोवियत संघ ताश के पत्तों से बिखर जाएगा? नहीं। कितना कितना स्ट्रांग, कितना उनका मजबूत पूरा तंत्र था सोवियत संघ का, और लगता ही नहीं था कि ये, और जब बिखरा तो ऐसे बिखरा कि पता ही नहीं लगा कहां चला। जर्मनी में जो नाजियों का तंत्र था, या इटली में फासिस्टवादियों का तंत्र, कितने बड़े मजबूत तंत्र थे, लेकिन जब बिखरे तो बिखरते चले गए। तो ये जो रेजिमेंटल जो तंत्र होते हैं ना, जो जबरदस्ती विचारधारा में बांध करके और व्यक्तियों को कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित कर लेते हैं भावना में, वो बहुत लंबे समय नहीं चलते हैं, फिर वो जब टूटता है वो तिलस्म, तो तिलस्म भी टूटता चला जाता है। अब योगी जी कह रहे हैं कि आस्था के साथ जो है विकास वही कर सकता है, तो 2004 मतलब जब से योगी जी 2017 से पहले आए, उसके पहले उत्तर प्रदेश में जो विकास के काम हुए थे वो क्या गैर आस्था वालों ने किए थे? मतलब, या तो आस्था और विकास, इसका क्या मतलब है भाई? एक व्यक्ति अच्छा अपना अपने धर्म को मानने वाला भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वो सांप्रदायिक हो। गांधी जी कौन सा सांप्रदायिक थे? गांधी जी से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कौन था? सर्वधर्म समभाव कौन था? और गांधी आस्तिक भी थे, बिलीवर भी थे। तो ये मानना कि जो कट्टर है, जो बिल्कुल मुस्लिम घृणा या अल्पसंख्यक घृणा से ओतप्रोत है, वही आस्थावान है, ये गलत है। आस्थावान वो है जिसको मनुष्यता में आस्था है, जिसको ईश्वर की करुणा में आस्था है, जिसको समता में आस्था है, जिसको अपने धर्म के जो अच्छे मूल्य है उनमें आस्था है, और जो बिना किसी घृणा के, बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हुए और दूसरे के धर्म का सम्मान करता है और आगे बढ़ता है। जो गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने धर्म का पालन करने वाला मुझे जिस रूप में मेरी पूजा करता है मैं उसको उस रूप में मिलता हूं। तो ये आस्था ही थोड़ी है कि आप लेकर के तलवार निकल पड़े और
बेहुदे नारे लगाएं और दूसरे को मारने मिटाने की बात करें। तो ये वो एक ज्वार कुछ समय के लिए आता है, अभय जी, मैं आपके घर में आऊं और आप मुझे खाने के लिए बढ़िया थाली सजा के दें और उसमें अचार मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, अभय जी अचार बहुत अच्छा है। आपने कहा, अरे वाह विनोद जी। उसके बाद आपने खाने बाकी हटा लिया और अचार का मर्तबान मेरे आगे रख दिया, बोले खाइए। तो ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए हिंदुत्व भी अच्छा लग सकता है, कुछ समय के लिए जातीय स्वाभिमान भी अच्छा लग सकता है, लेकिन जब यथार्थ से सामना होता है तो यथार्थ के मुद्दे ही दीर्घकालिक होते हैं और वही देश और समाज को आगे बढ़ाते हैं। हाँ विनोद जी, अब हम लोग चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। ठीक है, जैन जी ने जो भी सत्तारूढ़ दल है उसके लिए चुनौती पेश की है, और ये एक ऐसी चुनौती है जिसके सामने सत्ताधारियों को झुकना पड़ा है। अभी तक एक भाजपा की सरकार झुक चुकी है और एक गैर भाजपा सरकार भी झुक चुकी है, और आगे भी सरकारों को झुकना पड़ेगा इनके सामने, ये बिल्कुल तय दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो गैर भाजपा दल हैं उनके लिए चुनौती खास तरह की है कि वो इस उभार से अपना संबंध किस प्रकार स्थापित करें। राहुल गांधी ने इसका एक तरीका खोजा है। राहुल गांधी इस तरह का जो जन उभार है उसके साथ अपने संबंध को पूरी तरीके से उसको पूरी तरह समर्थन करते हैं, लेकिन उसका नेतृत्व ग्रहण करने की कोई कोशिश नहीं करते। इसी तरह से सीपीआई एमएल ने भी एक तरीका खोजा है। भाई, जब सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे तो आयसा की सीपीआई एमएल का छात्र संगठन है, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेहा बोरा, वो भी अनशन कर रही थी। उन्होंने भी बराबर अनशन किया, जितने दिन उन्होंने किया उतने दिन किया। मेरे को उनसे ज्यादा ही अनशन किया, वो तो अस्पताल चले गए थे, उनका अनशन टूट गया था, लेकिन नेहा का अनशन तो लगातार जारी रहा। और इसकी वजह से नेहा अब एक तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा विख्यात छात्र नेता बन चुकी हैं। सारे देश में घूम घूम कर वो राजनीतिक काम कर रही हैं अपना। तो ये एक चुनौती है बहुत बड़ी कि विपक्ष इस जन उभार से अपना संबंध किस तरह कायम करे, क्योंकि ये जन उभार सिविल सोसाइटी की उन शक्तियों का प्रतीक बनकर उभरा है जिनके बारे में हम सब लोगों ने मान लिया था कि हिंदुत्व की विचारधारा ने सिविल सोसाइटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। जैसे कि सिविल सोसाइटी केवल एनजीओ संगठनों की गतिविधियों पर ही आधारित हो, एनजीओ के अलावा सिविल सोसाइटी की कोई राजनीति ना हो। तो ये एक चुनौती है, इस चुनौती को भी हम लोगों को रेखांकित करना होगा। विरोध जी, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खास करके जो गैर भाजपा दल हैं उनके सामने भी ये चुनौती है कि वो जेन जी के साथ कैसे अपने को जोड़े। देखिए, राहुल गांधी ने इस उभार को बहुत पहले समझ लिया। आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी का जो भाषा था, जिसमें उन्होंने प्रतिरोध शब्द का इस्तेमाल किया था, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की बात की थी राहुल गांधी ने। तो वो प्रतिरोध, ये प्रतिरोध ही तो है जो जनता मंदिर में प्रकट हुआ, या जो रांची में झारखंड में प्रकट हो रहा है। या आप देखिए, अभी आज भी अखबार पढ़ रहा था कि हमीरपुर में स्कूली बच्चे जो है उन्होंने सड़क पर जो है प्रदर्शन लगा दिया और जाम लगा दिया, और अधिकारियों को आना पड़ा है। डीएम के दफ्तर का घेराव कर लिया। स्कूली बच्चे, 7वें 8वें 9वें 10वें में पढ़ने वाले वो बच्चे, फतेहपुर में बच्चों, हाँ, जन अल्फा कहा जा रहा है। जयपुर में जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, सड़क पर आए। तो ये एक नया नया तरह का उभार हो गया। मुझे लगता है इसको राहुल गांधी ने बहुत पहले देख लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये चुनावी राजनीति से काम खाली नहीं चलेगा, ये एक प्रतिरोध जो है वो हमें डेवलप करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस तो राहुल गांधी ने इसको समझ लिया था, इसीलिए वो उन्होंने बड़े तरीके से अपने को जोड़ लिया है इस पूरे मूवमेंट के साथ, भावना के साथ। दूसरे दलों को अभी समझना है इसको। अभी वो इस कंफ्यूजन में करें क्या, वो क्या इसके साथ जुड़े या इससे दूर रहे, कैसे जुड़े, वो उनके सामने, खासकर जो दल भाजपा से अलग है लेकिन भाजपा के साथ है, एनडीए के घटक दल है, उनके लिए ये समस्या है। और ये समस्या उनके लिए आने वाले चुनावों में भी आएगी। जो आज एनडीए में है और वो इस प्रतिरोध से दूर है, तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी उनके साथ कैसा बर्ताव करेगी, उनको कितना समर्थन करेगी, उनके युवा संगठनों की क्या स्थिति होगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। वो तो एक तो ये है। दूसरा, ये जो अभी इनसे बात हो रही थी मेरी सीजेपी वालों से, उनका कहना था कि हम अभी फिलहाल कोई पॉलिटिकल आउटफिट नहीं बना रहे हैं, ना हम कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक सामाजिक और वैचारिक और राजनीतिक मंच हम प्रदान करेंगे
लोगों को, जो अपनी वॉइस, अपनी आवाज यहाँ के जरिए आगे बढ़ा सके और युवाओं के मुद्दों को हम रिवर्स में ला सके। यानी वो सिविल सोसाइटी वाला जो वैक्यूम है, जो एक शून्य हो गया है। आप याद कीजिए अभय जी, जब हम लोग दिल्ली आए थे, जिस दौर में आप और हम लगभग एक ही दौर में आए थे, तो जी, दिल्ली में सिविल सोसाइटी के बड़े चेहरे हुआ करते थे। बहुत बढ़िया। वो चाहे बीएम तारकुंडे हो, चाहे वो एक से बड़े चेहरे होते थे, इंदर मोहन जी थे, और जो ये लोग खाली बयान नहीं देते थे, ये बाकायदा सड़क पर उतर करके प्रदर्शनों में भाग लेते थे। निश्चित रूप से। और बाकायदा स्वामी अग्निवेश जैसे लोग, बहुत सारे लोग थे जो डायरेक्ट एक्शन भी करते थे, अपनी बात भी रखते थे। तो सिविल सोसाइटी का एक पूरा एक समूह था। वो सिविल सोसाइटी धीरे धीरे एनजीओ एनजीओ आधारित हो गई, और एनजीओ के साथ साथ वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हो गई। एक ट्वीट कर लिया छुट्टी, एक फेसबुक पोस्ट डाल दिया छुट्टी, वो बिल्कुल एक्शन से दूर हो गई। और पिछले 10-12 सालों में सिविल सोसाइटी बहुत उसका उसको किनारे भी किया गया है। इस आंदोलन ने, जंतर मंतर के आंदोलन ने और झारखंड के आंदोलन ने सिविल सोसाइटी को नए स्वरूप में उभारा है, एक नए रूप में, जिससे जिसका नेतृत्व तो नौजवानों के हाथ में है, जिसका नेतृत्व जन जी के हाथ में है। लेकिन उसमें सोनम वांगचुक भी जुड़ सकते हैं, उसमें अभय दुबे और हमारे आपके जैसे तमाम लोग जो है वो भी अगर चाहे तो जुड़ सकते हैं, उसमें योगेंद्र यादव भी जुड़ते हैं। नेतृत्व तो युवाओं के हाथ में रहेगा, नेतृत्व तो पुराने लोगों के हाथ में नहीं रहेगा। पुराने लोग, प्रशांत भूषण जैसे लोग, जो ये लोग उनकी मदद कर सकते हैं मुद्दों को उठाने में, या मुद्दों को रेस करने में, आर्टिकुलेट करने में, लेकिन नेतृत्व तो ही इसी जन जी के हाथ में रहेगा। तो ये एक नए स्वरूप, नए रूप में सिविल सोसाइटी हमारे आपके सामने आ रही है, और मुझे लगता है इसका विस्तार होगा। इसमें जन जी भी जुड़ेगा, जन अल्फा भी जुड़ेगा, और हमारी आपकी जनरेशन को हम क्या कहेंगे, ये जेन ए है कि जेन डी है, क्या है? नहीं, तो मैंने इस पे अभी गौर नहीं किया कि हम तो लोग किस श्रेणी में आते हैं। हाँ, तो हमारी आपकी जनरेशन के भी जो सचेतन लोग हैं, पीढ़ी के, जो बेचैन रहे हैं तमाम पिछले कई वर्षों से, कि बिल्कुल लगता था कि देश में लोकतांत्रिक चेतना विलुप्त होती जा रही है, वो भी किसी न किसी रूप में जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए ये एक शुभ संकेत है कि इस तरह के समूह अलग अलग तरह से आगे आ रहे हैं, और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात उठा रहे हैं, सरकार का, व्यवस्था का, न्यायपालिका का, सबका ध्यान खींच रहे हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है ये बेहतर, बड़ा शुभ संकेत है। इसको नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी पहल की है चंद जी से जुड़ने की। अगर अगर वो नहीं समझते तो शायद आप उसे डैमेज कंट्रोल भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन एक पहल तो उनकी तरफ से भी हुई है कि इस बिल्कुल। युवा भावना के साथ जुड़ने की। और जो जो समय रहते हुए इसको समझ लेगा, उसकी गाड़ी आगे चलेगी, और जो नहीं समझ पाएंगे वो पीछे छूट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपनी राय व्यक्त की। मेरा मानना यह है कि राजनीति सरल नहीं है उसको समझना, खासतौर से भारतीय राजनीति को समझना तो सरल है ही नहीं, क्योंकि बहुदलीयता बहुत है, विचारधाराएं बहुत हैं, रुझान और रवैये बहुत तरह के हैं, नए नए किस्म की प्रवृत्तियां सिर उठाती रहती हैं और पहले से स्थापित प्रवृत्तियों को चुनौती देती रहती हैं। इस वक्त खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती प्राप्त हो रही है, वो एक इस तरह की चुनौती है कि वो पार्श्व में, अपनी बगल में, जो भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी दल हैं, उनके लिए भी एक चुनौती पेश कर रही है, समझ की चुनौती पेश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जल्दी ही किसी जटिल प्रश्न को सरल तरीके से समझने समझाने के लिए मिलेंगे।